Hi guys, I hope all of you are doing great. I am your co-learner Ashi and I welcome you all to our today's current affairs session that is on 26th and 27th November 2020. Again दोनों दिन को combine किया है क्योंकि न्यूज़ सच में बहुत ज़्यादा नहीं है relevant न्यूज़ जो एग्जाम में आएगी ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है जिसको हम एनालाइज कर सकें प्रॉपर. So yeah, let's begin. But before that, the much needed motivation. The key to success is to focus on goals and not obstacles. Again a simple thought कि भैया देखो जो आपका गोल है आप उस गोल पे फोकस करें rather than focusing on obstacles कि यार ज्यादा पढ़ना है रात भर पढ़ना है मैं कैसे पढ़ूं इतना सारा और ऐसे ऐसे कुछ है जो कुछ भी आपका गोल है उसके जो भी ऑब्स्टेकल्स है उस पे ना फोकस करके अपने गोल पे फोकस करें. बी लाइक अर्जुन. जैसे अर्जुन की अप्रोच थी जब उनको द्रोणाचार्य ने बोला तीर मारने को चिड़िया की आंख पर, तो उनकी अप्रोच थी कि हाँ मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है दैट्स इट. वो पेड़ पे बैठी है झाड़ियों के बीच है या बहुत दूर है या बहुत छोटी है या उस ब्रांच पे बैठी है उस चीज से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था. उनको बस उनका गोल दिख रहा था कि हाँ मुझे उस चिड़िया की आंख पे मारना है दैट्स इट. ही वॉज क्लियर विद हिज अप्रोच एंड हिज गोल. तो वैसे ही अपनी गोल को एकदम क्लियर और फोकस्ड रखें और उस हिसाब से उसकी तैयारी करें. सो विद दिस थॉट इन माइंड लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन. हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. ये हमारा कल का स्टैटिक क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was passed by which of the following viceroys of India? And the correct option is Lord Lytton. Let's analyze the act. 1876 और 77 के बीच में इंडिया के बंगाल रीजन में एक फैमाइन आया था, बहुत बड़ा फैमाइन आया था जिसने बहुत सारे वो बहुत डिटोरिएटिंग और डिवास्टेटिंग फैमाइन जैसे आप कह सकते हैं वो उस किस्म का था. लोग बहुत लार्ज स्केल पे मर रहे थे, लोग बर्बाद हो चुके थे, लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी थी. और डिस्पाइट ऑल दिस गवर्नमेंट दिल्ली में उस टाइम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी, नाम था जिसका दिल्ली दरबार. तो इसकी अगेंस्ट उस जमाने के जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज किया कि गवर्नमेंट रेदर देन फोकसिंग ऑन बंगाल और वहां के लोगों को बचाने की बजाय अपना जो पैसा है, जो सरकारी पैसा है, जो पब्लिक फंड का पैसा है, वो दिल्ली में अपने एक इवेंट पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिल्ली दरबार पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, वहां पर अपनी रॉयल्टी दिखाने पे और अपनी शान शौकत दिखाने पे खर्च कर रहे हैं. तो इस वजह से उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी, आप में जैसे जो आम जनता थी, उनके दिमाग में सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा रिजेंटमेंट और डिसअफेक्शन पैदा हो चुका था. उनको उनको वो सरकार से गुस्सा थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहे थे उस टाइम. तो इस सारी चीजों को सरकार ने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया 1878 में. अब क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास सेडिशन लॉज थे, बट वो जो सेडिशन लॉज थे वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे कि हाँ हम पर्टिकुलर जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं हम उनको पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे. इस किस्म के एकदम स्पेसिफिक नहीं थे, बहुत वेग थे, वो बहुत ओपन थे अप्रोच में. तो एकदम टू द पॉइंट करने के लिए चीजें एक्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए उन्होंने टू द पॉइंट एक एक्ट निकाला नेम्ड एज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878. अब इसके तहत क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था उस एरिया का जहां से पब्लिश हो रही है न्यूज, वो एम्पावर्ड था कि जो भी पब्लिशिंग एजेंसी है वहां से जब भी कोई बुक या न्यूज़पेपर रिलीज हो तो जो सबसे पहला प्रिंट हो वो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए. वो एम्पावर्ड था चेक करने के लिए कि हाँ जो भी कंटेंट लिखा गया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो लोगों के दिमाग में रिजेंटमेंट पैदा करेगा, डिसअफेक्शन पैदा करेगा या नहीं, उसको उसको कंट्रोल किया जा सके. या वो एम्पावर्ड था कि अगर कोई न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसी या फिर कोई ऐसी प्रिंटिंग एजेंसी है जो सरकार के खिलाफ खुल के बोल रही है तो वो एम्पावर्ड था कि वो उसको बंद करवा सके. तो ऐसे उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रोविजंस थे जिनमें से सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया गया जो प्रोविजन वो था कि उस प्रोविजन के तहत आप अपील नहीं कर सकते. आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट्स में अपील नहीं कर सकते, आपकी अपीलिंग पावर हटा दी गई. और जो डिस्क्रिमिनेशन था, यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड जो न्यूज़पेपर्स थे, इंग्लिश या जो भी अलग उस टाइम की लैंग्वेजेस होंगी, उस न्यूज़पेपर और जो इंडियन लैंग्वेजेस के जो न्यूज़पेपर थे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया गया. जो मराठी लैंग्वेज के पेपर थे, पंजाबी लैंग्वेज के पेपर थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया अगेंस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस. तो इसके खिलाफ जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया तो जो इंडिया भर के जो जितने भी एसोसिएशंस थे और उनके जितने भी लीडर्स थे फ्रॉम बंगाल एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो सब यूनाइट हुए. बट एक टॉपिक के लिए, ये उनका एक ऐसा टॉपिक बना जिसके खिलाफ सब एक साथ थे, सब अपनी कास्ट रिलीजन सब कुछ भूल कर एक पर्टिकुलर एम के साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट खड़े हुए, प्रोटेस्ट किया. और वो बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट था और बहुत ही ज्यादा
बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड था वो प्रोटेस्ट। बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट था, वो पूरे कंट्री में फैल गया। ओपनली सब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे, और इन सारी चीजों को रोकने के लिए ही फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया। और ये विड्रॉ किसने किया? उस टाइम के लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन इन 1882। तो ये है पूरा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ट्राइड टू कर्ब the newspaper agencies charge in the charge of sedition, जो सरकार के खिलाफ ओपनली क्रिटिसाइज करती थी सरकार की पॉलिसीज को या सरकार को। उन न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश, उन न्यूज़पेपर्स को की वॉइसेस को कर्ब करने की कोशिश की गई, जिसके अगेंस्ट दुनिया इंडिया भर से सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो फिर उस एक्ट को, नेम्ड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसको रिपील आउट कर दिया गया। दिस इज आवर क्विक रिविजन मॉड्यूल। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है नेम्ड IRNSS, उसको हाल ही में IMO रिकॉग्निशन मिली। उसके साथ ही इंडिया अब 4th कंट्री है वर्ल्ड में जिसका खुद का एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम है। इंडिया ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया लैंड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये DRDO ने डेवलप की है, और इसकी जो टेस्टिंग की थी, लैंड वर्जन अटैक की टेस्टिंग, ये इंडियन आर्मी ने की थी। Union government recently banned 43 new apps under Information and Technology Act. Footballer Diego Maradona died due to heart attack. And Environment Protection and Biodiversity MOU signed between India and Finland, जिसके तहत दोनों कंट्रीज इंडिया एंड फिनलैंड का कॉपरेशन बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और इन दोनों कंट्रीज के ही रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पिचेस फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है? इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराना इलेक्शंस टू लोकसभा एंड टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है और जो लोकसभा के इलेक्शंस है, दोनों को साथ में कराना एंड क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड इलेक्शन सिस्टम इन द कंट्री। जैसे कि आपने देखा होगा 2019 में हमने लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए, 2020 में हमने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट कराए, उसी बीच हमने मध्य प्रदेश के बाईपोल इलेक्शन भी कंडक्ट करा। तो ऐसे क्या होता है, हर टाइम कोई ना कोई इलेक्शन चल ही रहा होता है कंट्री में। ऐसा नहीं है कि हाँ 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गया और बस फिर 5 साल शांति, फिर 5 साल इलेक्शन, 5 साल बाद इलेक्शन। ऐसा नहीं है, हर साल कभी ना कभी इंडिया किसी न किसी पार्ट में कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, तो ये कहा गया वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू। अब डेफिनेटली इस अप्रोच के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो देखते हैं। पहले हम इसके मेरिट्स डिस्कस करते हैं। मेरिट्स है पहला, कॉस्ट सेविंग। डेफिनेटली अगर कोई इलेक्शन जो हम हर साल कंडक्ट करा रहे हैं और अगर अब हम उसको 5 साल में एक बार कंडक्ट कराएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा पैसा बचेगा। इलेक्शन कमीशन बहुत सारा पैसा, पब्लिक फंड जो है उसको बचा पाएगी। रेदर देन कंडक्टिंग इलेक्शंस एवरी ईयर, आप 5 साल में एक बार कंडक्ट करें, बहुत सारा आपका पैसा, और एक बार में दोनों इलेक्शंस हो जाएंगे। आपको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को अलग अलग कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आप दोनों इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे, तो बहुत सारा पब्लिक फंड बचेगा और मैन पावर को भी आप बेटर यूटिलाइज करवा पाएंगे। अब गवर्नमेंट स्टाफ है, वो ही इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी देता है। अब आप हर साल उनको किसी ना किसी इलेक्शन में इन्वॉल्व करा देते हैं, तो ना तो वो इलेक्शन की ड्यूटी पे ही ढंग से ध्यान दे पाते हैं, ना ही वो उस काम पे ढंग से ध्यान दे पाते हैं जिसके लिए उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। लेकिन जब 5 साल में वो एक बार वो काम करेंगे तो वो बेटर उस काम को कर पाएंगे और उनकी यूटिलाइजेशन बहुत बेटर होगी, ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी। थर्ड, बेटर गवर्नेंस। अब जब इलेक्शन कंडक्ट होता है हर साल ही, डेफिनेटली हर साल कोई ना कोई इलेक्शन कंडक्ट होता ही है कंट्री में, तो MCC लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, जिसके तहत आप कोई नई पॉलिसी या प्रोग्राम इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते उस एरिया में। भले ही उस जगह को जरूरत है कोई नई पॉलिसी या नई स्कीम को लागू करने की, बहुत जरूरत है वहां पे, फिर भी आप कुछ टाइम के लिए, जब तक इलेक्शन चल रहे हैं तब तक आप उस जगह पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते पॉलिसी। ये कुछ डिमेरिट्स हैं वन नेशन वन इलेक्शन अप्रोच के। डिमेरिट्स है कि अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको सिंक्रोनाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम एज इन, अगर आप आज देखें तो लोकसभा का टेन्योर कभी कंप्लीट हो रहा है और एक स्टेट असेंबली और सारी स्टेट असेंबली जो है उनके टेन्योर अलग अलग टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। उन सबको एक साथ सिंक्रोनाइज करने का मतलब है या तो आपको किसी असेंबली या फिर लोकसभा के टेन्योर को या तो इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है वो उसके अगेंस्ट है।
और अगर आपको एक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच लानी है, मतलब आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो एग्जिस्टिंग लॉज है जिनके बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया में, उसको अमेंड करना पड़ेगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, आपको उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो अमेंडिंग टेक्स पावर। आपको कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये बात है। थर्ड है पॉलिटिकल कंसेंसस। सारी पॉलिटिकल पार्टी को इस एक मत पे लाना काफी डिफिकल्ट है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज। हर पॉलिटिकल पार्टी की डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, और उन सबको एक मत पे सहमत करना बहुत मुश्किल है। फोर्थ है लॉजिस्टिकल चैलेंज। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब ये प्रोसेस कंडक्ट करवाएगी, तो उनको कितना लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। सिक्योरिटी के मामले में उनको सिक्योरिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप दो इतने बड़े इलेक्शंस को एक साथ करा रहे हो, मतलब आपको सिक्योरिटी पावर बढ़ानी पड़ेगी। उनको जो ईवीएम्स और वीवी, तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं दोनों वन नेशन वन इलेक्शन की अप्रोच की, जिसको मोदी जी ने पुट फोर्थ किया। देखते हैं आगे इस चीज में क्या डेवलपमेंट होगी तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस। Let's begin with our question answer session. Question 1. Which of the following countries constitute golden crescent? And the correct option for the same is इंडिया। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया जो है दिस कॉन्स्टिट्यूट गोल्डन क्रेसेंट, और म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है गोल्डन ट्रायंगल को। अब ये दोनों जो रीजन्स हैं ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रीजन्स हैं फॉर ओपियम एंड कॉन्ट्राबैंड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इन दोनों रीजन्स के बीच में आता है इंडिया, थ्रू लैंड ऑल्सो एंड थ्रू मेरीटाइम वे ऑल्सो। दोनों तरफ से इंडिया इन दोनों एरियाज के बीच में आता है। अब हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है अलॉन्ग विद इंडिया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने जो तमिलनाडु का तुथिकुट एरिया है वहां पर एक श्रीलंकन शिप को सीज किया, जिसमें कि काफी सारा ओपियम और कॉन्ट्राबैंड्स पाया गया। और जिस किस्म का ओपियम वहां पाया गया उस शिप में मिला, वो यूजुअली अफगानिस्तान में बनता है। तो इसका जो ट्रेडिंग रूट था, जो स्मगलिंग रूट आई वुड से, जो स्मगलिंग रूट था वो था फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया इट वाज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये इसका रूट रिकॉग्नाइज किया गया बाय द एजेंसीज। तो किसी भी कंट्री के लिए सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो जो स्मगलिंग के रूट है उसको सेफ रखें, उस पर नजर रखें, क्योंकि जो नार्को ट्रैफिकिंग होती है वो एक कंट्री के सिक्योरिटी में बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है। काइंड ऑफ ड्रग्स एंड कॉन्ट्राबैंड्स फाउंड आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू अदर एरियाज। तो इसका रूट यही था। और यूजुअली जो म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड में जो प्रोड्यूस होता है जो ओपियम और कॉन्ट्राबैंड्स, ये यूजुअली ट्रांसपोर्ट होता है टूवर्ड्स नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरोप। ये उसका रूट है। और जो इस एरिया में प्रोड्यूस होता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले एरिया में, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है साउथ एशिया और अफ्रीकन रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 2. Who inaugurated the Global Revenue Energy Investment Meeting and Expo? And the correct option for the same is Prime Minister Narendra Modi. Let's analyze the news. ये जो समिट थी ये थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो समिट थी। ये इस टाइम न्यू दिल्ली में वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई। इसमें कहा गया, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इंडिया का एनर्जी डिप्लॉयमेंट है इन द कमिंग ईयर्स, उसमें ऐसी संभावना है कि वो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट करेगा वो लगभग $20 मिलियन की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करेगा, और साथ ही उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी। और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो इस समय आज की डेट में फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बन चुकी है। और ये जो इवेंट होता है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनको बुला सकें, उनको इन्वेस्ट करने को बोल सकें इनटू द सोलर पावर मॉड्यूल्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर हम हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज को पुट फोर्थ करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने और उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं हमारी कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following states has passed an ordinance to check unlawful religious conversions? And the correct option for the same is उत्तर प्रदेश। लेट्स एनालाइज द न्यूज। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने एक अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर एक ऑर्डिनेंस पास किया। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये ऑर्डिनेंस की पावर कहाँ से आती है? ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है गवर्नर की, वो आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव की जाती है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है?
ऑर्डिनेंस एक लॉ ही होता है जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी स्टेट का पास कर सकता है। कैसी सिचुएशन में? इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशन एज इन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस दैट इज लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर वो स्टेट्स जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सेशन में नहीं है, वो उनकी रिसेस चल रही है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसके लिए हमारे पास लॉ नहीं है या जिसके लिए हमको लॉ निकालने की जरूरत है, तो उस सिचुएशन में जो है गवर्नर एम्पावर्ड होता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है टू मीट द सिचुएशन। उस हाल फिलहाल में उस सिचुएशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है, इशू कर सकता है। और ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये उन्हीं टॉपिक्स पर या उन्हीं सब्जेक्ट्स पर बनाए जा सकते हैं जिस पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एम्पावर्ड है लॉ फ्रेम करने के, जिनपे वो लॉफुली लॉस को फ्रेम आउट कर सकते हैं। उन्हीं टॉपिक्स पर या उन्हीं सब्जेक्ट्स पर जो है ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। ये गवर्नर जो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता है ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो ये खुद से नहीं कर सकते। वो ये जो गवर्नर जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो एड एंड एडवाइस के बेसिस पर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको देती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, ऑर्डिनेंस पास हो गया बट ऑर्डिनेंस के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही रीअसेंबली हो, जैसे ही रिसेस खत्म हो और दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस स्टेट में है वो जैसे ही उनकी रीअसेंबली हो विद इन 6 वीक या तो ऑर्डिनेंस लॉ बन जाए या अदरवाइज ऑर्डिनेंस जो है फिर वो सीज कर दे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो खत्म हो जाता है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो टू मेक ऑर्डिनेंस अ लॉ इट इज नेसेसरी कि जैसे ही रीअसेंबली होती है तो विद इन 6 वीक उसको जो है हाउसेस पास ऑन करते और उसको पास करके रूल बना दे, लॉ बना दे। तो ये होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऑर्डिनेंस जो है वो खत्म हो जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है, वो नल एंड वॉइड बन जाता है ऑटोमेटिकली। शॉर्ट न्यूज, 26 नवंबर 2020 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को 1950 में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, फॉर्मली हमने इसको अडॉप्ट किया था। और 2015 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम 26 नवंबर को अब से हर साल एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाएंगे और तब से ये मनता आ रहा है। एफसी कोहली जिनको फादर ऑफ इंडियाज आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ही डाइड एट द एज ऑफ 96। रिसेंटली रिलीज एक रिपोर्ट बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें ये कहा गया कि जो एशिया रीजन है उसमें इंडिया का जो ब्राइबरी रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी नीड टू वर्क मोर अपॉन इट टू कर्ब करप्शन इन द कंट्री। And this is the static question of the day. A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the Parliament during the passage of ordinary legislation, money bill, constitutional amendment bill और none of the above. I hope आप इस पूरे टॉपिक को, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इस पूरे टॉपिक को पॉलिटी की अपनी बुक से पढ़ेंगे और आंसर भी करेंगे। आई वेट फॉर योर कमेंट्स, मैं आप सबके कमेंट आंसर्स का कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगी, देखूंगी, चेक भी करूंगी और हम इस चीज को, इस क्वेश्चन को हमारी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये आप लोग को आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, मुझे भी कर रहा है। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि आगे वही बढ़ता है जिसके पास बहुत नॉलेज होती है, जो कभी सीखना बंद नहीं करता। तो सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में और प्रिपरेशन को जारी रखें। सो दैट्स इट, थैंक यू।